तो दोस्तों आपका फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 विधायिका जो है उसके हैंड रिटन नोट्स लेकर आए हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं आपको नोट्स समझा दूंगा और ये जो नोट्स है इसका मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके इजली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विधायिका क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि सरकार को 3 अंग होते हैं, पहला कार्यपालिका, फिर विधायिका और फिर न्यायपालिका। तो कार्यपालिका के बारे में हमने जो पहले वीडियो डाली थी उसमें हमने बताया था, और ये जो वीडियो है विधायिका के ऊपर बेस्ड है। तो सरकार का वह अंग जो कानून बनाता है उसे क्या कहते हैं, विधायिका। विधायिका को संसद और विधानमंडल के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, संसद का निर्माण कैसे होता है आपको पता होगा। संसद का निर्माण 2 सदनों से मिलकर होता है। पहला सदन है राज्यसभा, जिसको हम निम्न सदन भी कहते हैं, और जो दूसरा सदन है लोकसभा, उसे उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, संसद के कौन से अंग है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। भारत की जो विधायिका है उसको संसद के नाम से जाना जाता है, और जो राज्यों में विधायिका होती है उसको विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारतीय संसद की विशेषताएं देख लीजिए। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, संसद देश के सभी वर्गों, क्षेत्रों, समूहों का प्रतिनिधित्व करती है। संसद में जनता के द्वारा चुने गए नेता बैठते हैं और वही जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, संसद की आवश्यकता क्यों है, उसका महत्व क्या है और उसके कार्य क्या है। ठीक है, तो संसद की आवश्यकता क्या है, कानून बनाने के लिए। संसद की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह देश के लिए कानून बनाती है। ठीक है, संसद देश की स्थिति और लोगों की ज़रूरत के अनुसार जो है कानून का निर्माण करती है। दूसरा इसका आवश्यकता या कार्य बोल लीजिए कि संसद का काम है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। संसदीय सरकार में कार्यपालिका अपने सभी कामों के लिए सदस्य जो हैं कार्यपालिका के वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, उनको जवाबदेह होना पड़ता है अपने सभी कामों के लिए। ठीक है, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं, और वे अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक संसद में उन्हें विश्वास प्राप्त है। तो जैसे उनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा तो पूरा जो मंत्रिमंडल है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है वित्तीय नियंत्रण के लिए। कार्यपालिका जो है संसद की अनुमति के बिना 1 पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। ठीक है, कार्यपालिका के द्वारा जो हर साल संसद में बजट पेश किया जाता है, ठीक है, उसको मंजूरी संसद में ही मिलती है। ठीक है, टैक्स लगाना, जैसे उसमें बदलाव करना है या नहीं, किन चीज़ों पे टैक्स बढ़ाना है, किन चीज़ों पे ख़त्म करना है, ये सब जो है कार्यपालिका पेश करती है। ठीक है, संसद में। चौथा पॉइंट है संविधान में संशोधन के लिए। लोकतांत्रिक देशों में संविधान संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है। ठीक है, संविधान में अगर कोई बदलाव करना है तो उसका जो अधिकार है वो केवल संसद के पास है। पांचवा, चुनाव संबंधी कार्यों के लिए। भारत में जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो सब संसद करती है। संसद के सदस्य जो मिलकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, छठा है न्याय संबंधी कार्यों के लिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश को संसद हटा सकता है। ठीक है, संसद के पास जो शक्ति है कि जो राष्ट्रपति हैं देश के, उपराष्ट्रपति और जो न्यायाधीश हैं न्यायालयों के, उनको संसद हटा सकती है। ठीक है, द्विसदनात्मक विधायिका, ये क्या होता है, जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। इसमें एक को राज्यसभा और दूसरे को लोकसभा कहा जाता है। तो ये जो 2 सदन है इनका जिक्र जो है बार बार चैप्टर में किया गया है, क्योंकि संसद के 2 सदन है इसलिए संसद को द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। ठीक है, द्विसदनात्मक विधायिका की आवश्यकता क्यों है हमें, पहले सदन की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए। ठीक है, जहाँ एक सदन होता है तो वो जल्दी ही निरंकुश बन जाते हैं, क्योंकि पावर जो है इंसान को एक तरीके से भ्रष्ट कर देती है। ठीक है, इसलिए लोकसभा को जो है निरंकुश होने से रोकने के लिए राज्यसभा की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, पहले सदन की गलती दूर करने के लिए। अगर पहले सदन से कोई गलती हो जाती है उसे दूर करने के लिए पहला सदन किसी विधेयक को प्रस्तावित करके दूसरे सदन के पास भेजता है। ठीक है, दूसरा सदन उस बिल को दोहराता है, अतः इसमें पहले सदन द्वारा की गई गलती की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, अगर कोई विधेयक आता है तो पहला सदन अगर उसे मंजूरी दे देता है तो फिर वो जाता है दूसरे सदन के पास,
अगर पहले सदन से वहाँ पे कोई गलती हुई है तो जो दूसरा सदन है उस बिल को दोहरा सकता है और उसमें जो गलती है उसको ठीक कर सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है, दूसरा सदन पहले सदन के काम का बोझ कम करता है। ठीक है, अगर एक ही सदन होगा तो उस पर काम का प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन जब दो सदन है तो काम एक तरीके से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा सदन किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देने के लिए आवश्यक है। ठीक है, दूसरे सदन की आवश्यकता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वह लोकसभा की अपेक्षा अधिक स्थायी है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन जो राज्यसभा है उसे भंग नहीं किया जा सकता। दूसरा सदन जो है एक स्थायी है, इसीलिए उसकी भी आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। भारतीय संविधान में राज्यों को एक सदनात्मक तथा द्विसदनात्मक विधायिका बनाने के विशेष विकल्प दिया गया है। ठीक है, जो राज्य हैं उनको एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका बनाने का विशेष विकल्प दिया गया है। यहाँ देख लीजिए किस तरीके से बंटवारा है। राज्य विधानमंडल में कैसे होता है, विधानमंडल की विधान परिषद होती है और दूसरा क्या होता है, विधानसभा। तो विधान जो परिषद होती है वहाँ पे ये राज्यसभा का एक तरीके से क्या है, उच्च सदन या स्थायी सदन होता है, और जो विधानसभा है वो निम्न सदन होता है। जो विधान परिषद का कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष तथा हर 2 वर्ष पर 1/3 सीटों के लिए चुनाव। आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। जबकि जो विधानसभा है उसमें कार्यकाल है 5 वर्ष और आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, वर्तमान में भारत में केवल 7 राज्य हैं जिनमें द्विसदनात्मक विधायिका हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा 28 राज्य हैं, उनमें से केवल 7 में जो है द्विसदनात्मक विधायिका है। और वो कौन कौन से हैं, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा जम्मू कश्मीर, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये जो 7 राज्य हैं यहाँ पे जो विधान परिषद मौजूद हैं। विधान परिषद है यानी यहाँ पे कैसी प्रणाली है, द्विसदनात्मक प्रणाली। और अगर केवल यहाँ आप देख सकते हैं, अगर विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं तो द्विसदनात्मक प्रणाली, और अगर विधान परिषद नहीं है तो वहाँ पे कैसी होगी, एक सदनात्मक प्रणाली। ठीक है, फिर आता है विधान परिषद। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। तो राज्य का जो विधानमंडल है उसका उच्च सदन होता है विधान परिषद। अगर किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य को 2/3 बहुमत से प्रावधान प्रस्ताव पास करके राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है या समाप्त भी कर सकती है। ठीक है, अपने जो कुल सदस्य हैं उनका जो पूरा बहुमत है और उपस्थित जो मतदान करने के सदस्य हैं उनका जो 2/3 बहुमत है, उससे प्रावधान जो प्रस्ताव है वो पास करके राज्यों में विधान परिषद स्थापित कर सकती है और या चाहे तो वो समाप्त भी कर सकती है। ठीक है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मान लीजिए विधानसभा जो है उसमें 30 सदस्य हैं तो विधान परिषद जो है उसमें 10 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन किसी भी स्थिति में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनकी संख्या 40 होनी ही चाहिए। लेकिन एक अपवाद है या एक्सेप्शन बोल लीजिए, जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पे 36 हैं। ठीक है, 36 सदस्य हैं, ये एक अपवाद बोल सकते हैं आप। बाकी जितने भी राज्य हैं वहाँ पे 40 से कम विधान परिषद में सदस्यों की संख्या नहीं होनी चाहिए। राज्य विधान परिषद का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। विधान परिषद अपने सदस्यों में से ही सभापति और उपराष्ट्रपति को चुनती है। ठीक है, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उसमें से ही एक सभापति होता है और उपराष्ट्रपति होता है। सभापति और यहाँ पे देखिए सभापति और उपसभापति होगा। ठीक है, एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं या परिषद के सदस्यों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पास करके उसे पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जो प्रस्ताव है वो पेश करने से 14 दिन पहले सूचना देनी जरूरी है। अगर आप सभापति या फिर उपसभापति को हटाना चाहते हैं सदन के सदस्य, ठीक है, तो क्या करेंगे, 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो है प्रस्ताव पेश किया जाएगा। तो ये तो था विधान परिषद के बारे में। अब आगे विधानसभा। विधानसभा राज्य की विधानमंडल का निम्न सदन होता है। ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह अपने कार्यकाल से पहले भी भंग कर सकता है। केवल जो राज्यपाल हैं, ठीक है, उनके पास ये अधिकार है कि अपने कार्यकाल को 5 साल से पहले ही छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं या भंग कर सकते हैं। फिर विधानसभा की अधिकतम जो सीटें हैं वो 500 है
और जो निम्नतम है वो 60 सीटें तय की गई हैं। ठीक है, अपवाद है यहाँ पे भी, गोवा में 40 ही सीटें हैं, मिजोरम में भी 40 हैं और सिक्किम में 32 हैं। इनके अलावा जहाँ भी हैं 60 से कम सीटें नहीं हैं। इसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देकर यह व्यवस्था की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर ST SC के लिए आरक्षण का प्रावधान है, ये आपको पता होगा। ठीक है, संसद के 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा के बारे में जानते चलो, तो राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहते हैं और दूसरा सदन भी कहते हैं। ठीक है, और जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन जो लोकसभा है वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा की बनावट को अनुच्छेद 80 में दर्शाया गया है। चुनाव, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जनता जो प्रतिनिधि चुनती है वो प्रतिनिधि मिलकर जो राज्यसभा का चुनाव करते हैं। ठीक है, उसके सदस्यों का, तो ये एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, क्योंकि हमने तो जो सदस्य चुने उन्होंने मिलके जो है आगे के सदस्यों का चुनाव किया, तो ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, ये हुआ अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है फिर राज्यसभा के लिए, देश के सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाए, चाहे वह आकार, क्षेत्रफल या जनसंख्या में असमान हो। ठीक है, ये प्रावधान है, देश के राज्यों की जनसंख्या और आकार के अनुपात में प्रतिनिधित्व किया जाए। ठीक है, प्रतिनिधित्व जो है उनकी जनसंख्या और आकार के अनुपात में किया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश का 31 है, वैसे गोवा का 1 है। और जो ऊपर पॉइंट हमने बताया कि समान प्रतिनिधित्व दिया जाए, जैसे अमेरिका में है कि चाहे वो राज्य जो है कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उसकी जनसंख्या कम हो या ज़्यादा हो, उनमें जो प्रतिनिधित्व हो वो सबको समान दिया जाए। ठीक है, फिर राज्यसभा की संरचना कैसी है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में 293 वास्तविक सदस्य हैं तथा 12 राष्ट्रपति मनोनीत होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम जो आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। चुनाव अवधि, मतलब जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल समय कितना है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हर राज्य के चुने हुए प्रतिनिधि अनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा करते हैं। ठीक है, राज्यसभा भारतीय संसद का स्थायी सदन है, इसके सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल बाद जो है 1/3 सीटों के लिए चुनाव होता है। यानी मान लीजिए कुल 30 सीटें हैं, तो हर 2 साल के बाद जो 10 सीटें जो बचेंगी उनके लिए क्या होगा, चुनाव होगा वापस से, और जो बाकी 20 सीटें हैं वो वैसे ही रहेंगी। सेवानिवृत्त होने वाला सदस्य दोबारा चुनाव लड़ सकता है। इस प्रकार राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 83(1) के तहत। ठीक है, जो अगर कोई सदस्य है वो सेवानिवृत्त हो चुका है, ठीक है, यानी कि आप एक तरीके से कहते हैं संन्यास ले चुका है, तो वो क्या है, वापस चुनाव लड़ सकता है। इसलिए जो राज्यसभा है उसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या है, वह उम्मीदवार जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। ये आप किसी भी चीज़ का सदस्य बनना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी आयु जो है 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। वह संसद द्वारा जो तय की गई योग्यता है वो रखता हो, वह पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, यानी पैसे लेके भाग ना गया हो या उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो। वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभदायक पद पर ना हो। ठीक है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, अनुच्छेद 89 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक को उपसभापति के लिए चुन लेते हैं। तो सभापति और उपसभापति राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाने और अपना पद त्याग करने से जुड़ा कानून है। तो ये कानून किस में दिया है, अनुच्छेद 90 में। तो जो राज्यसभा का उपसभापति है उसे उसके पद से हटाने के लिए और पद त्याग करने के लिए जो कानून है वो अनुच्छेद 90 में दिया गया है। उपसभापति के लिए राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है, चलते हैं वापस। ठीक है, उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को दे सकता है। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत के प्रस्ताव पास करके
उपसभापति को उसके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इस प्रस्ताव की जानकारी उपसभापति को कम से कम 14 दिनों पहले आवश्यक है। ठीक है, अगर किसी हम उपसभापति को उसके पद से हटाना चाहते हैं और उसके लिए हमने कोई प्रस्ताव अगर जारी करना है तो उसको जो उसकी जानकारी जो है उपसभापति को 14 दिन पहले देनी जरूरी है। अब ये हमने पढ़ा था राज्यसभा के बारे में। अब आता है लोकसभा। लोकसभा को संसद का निम्न सदन और पहला सदन भी कहा जाता है। लोकसभा जो है देश का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा की संरचना को अनुच्छेद 81 में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अपनी पहली बैठक के बाद जल्दी ही अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुनती है। ठीक है, तो जब लोकसभा नई बनती है तो उसका जो पहली बैठक होती है उसके बाद जो नया उपाध्यक्ष है और अध्यक्ष है उनका चुनाव होता है। ठीक है, यहाँ पे थे हम। अब आता है लोकसभा की संरचना कैसी है। शुरू में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 तय की गई थी। गोवा, दमन और दीव का पुनर्गठन अधिनियम 1987 के बाद लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 550 तय की गई है। अभी इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। ठीक है, और वर्तमान में लोकसभा के 545 सदस्य हैं। ठीक है, और 2 एंग्लो इंडियन सदस्य हैं और जो 543 हैं वो राज्य से चुने गए सदस्य हैं। ठीक है, और दो जो हैं वो एंग्लो इंडियन हैं। फिर आता है अनुच्छेद 331 के तहत 2 सदस्य एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया। 545 खुद सदस्य हैं, जिसमें से 543 जो हैं वो राज्य से चुने गए हैं और जो 2 हैं वो एंग्लो इंडियन हैं। ठीक है, वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। चुनाव का तरीका कैसा है लोकसभा में। लोकसभा के चुनाव सीधे जनता के द्वारा सार्वभौमिक वर्ष मताधिकार के आधार पर किए जाते हैं, यानी जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, मतदान से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। 1989 में संविधान में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तय कर दी गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। पहले जो मतदान करने की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 में जो संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या हुआ, इसको घटाकर 18 वर्ष तय कर दिया गया। लोकसभा के चुनाव में आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 330 से 332 के अंदर लोकसभा के चुनाव के लिए जनसंख्या के अनुपात में प्रावधान दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 330 और 32 में। शुरुआत में प्रावधान 10 साल के लिए किया गया था, लेकिन हर 10-10 साल के लिए बढ़ाया जाता रहा है। ठीक है, अब आता है लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा के जो सदस्य उनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। अगर लेकिन आपातकालीन स्थिति है तो वो 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, यानी लोकसभा में 1 साल के लिए उसे बढ़ाया भी जा सकता है और 5 साल का कार्यकाल खत्म होने से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा की गणपूर्ति। लोकसभा की कार्यवाही को शुरू करने के लिए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10वां भाग गणपूर्ति के लिए तय किया जाता है। मान लीजिए 100 लोग हैं तो कम से कम 10 लोग वहाँ पे होने चाहिए अगर लोकसभा की कार्यवाही को शुरू करना है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए कम से कम, किसी अन्य सरकारी पद पर ना होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो और संसद द्वारा तय की गई योग्यता रखता हो। अब आता है लोकसभा के अधिवेशन। अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए जाते हैं और भंग किया जाता है। 6 महीने में एक अधिवेशन करना जरूरी है। अब आता है लोकसभा का पदाधिकारी, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्य खुद ही अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष के लिए चुनते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि वह आम सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। ठीक है, और लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाए जाने से 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें लोकसभा के सभी सदस्यों का बहुमत देखा जाता है। ठीक है, अगर हम लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना चाहते हैं तो 14 दिन पहले जो है उन्हें सूचित करना पड़ेगा, और यह हम तभी कर सकते हैं जब लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका बहुमत हो। ठीक है, तो मतलब आधे से ज़्यादा लोग जो हो सपोर्ट में हो कि हाँ कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाना है। ठीक है, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष को देगा। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष की कार्य।
लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, विधेयक पेश की अनुमति देता है, प्रवाह समिति और अन्य समितियों के सभापतियों और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री को सलाह देता है, लोकसभा में अनुशासन बनाए रखता है, सदन की बैठक रद्द कर सकता है और विधेयक पर मतदान करवाता है। ठीक है, ये लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य हैं। अब आता है लोकसभा के कार्य। पहला है कानूनी कार्य। लोकसभा के इच्छा के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। ठीक है, अगर कोई प्रस्ताव या विधेयक है वो कानून नहीं बन सकता जब तक लोकसभा जो है उसकी इच्छा ना हो। दूसरा कार्य है वित्तीय कार्य। बजट व धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अंतिम निर्णय का अधिकार भी लोकसभा को ही है। तीसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रश्न पूछकर, आलोचना करके और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से लोकसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखती है। चौथा कार्य है संवैधानिक कार्य। संविधान में संशोधन पास करने का अधिकार जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही बराबर रूप से दिया जाता है। पांचवा कार्य है चुनाव संबंधी कार्य। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। ठीक है। छठा कार्य है न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी आदि को पद से हटा सकता है। ये न्यायिक शक्तियाँ लोकसभा के पास। सातवां है लोकसभा की आपातकालीन शक्तियाँ। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार अगर लोकसभा आपातकाल लागू करने के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दे तो आपातकाल लागू नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं वो भी लोकसभा के पास हैं। फिर आता है विधेयक बिल। विधेयक बिल का आप जो देख लीजिए फ्लो चार्ट कैसा होता है। ठीक है, अब चलते हैं विधेयक बिल के बारे में। कानून के प्रारूप या फॉर्मेट को विधेयक कहा जाता है। कानून बनाने के लिए उसके विधेयक को ही सदन में पेश किया जाता है। ठीक है, तो विधेयक पेश होता है, उसके बाद अगर मंजूरी मिल जाती है तो वो कानून के रूप में पास हो जाता है। विधेयक को ही बिल कहते हैं। ठीक है, विधेयक दो प्रकार के होते हैं, निजी या गैर सरकारी विधेयक। ये विधेयक मंत्री के अलावा सदस्यों द्वारा पेश किए जाते हैं क्योंकि ये गैर सरकारी होते हैं, इसलिए इनकी सूचना सदन के 1 महीने पहले दी जाती है। सदन होने से पहले 1 महीने पहले इन विधेयक की सूचना दी जाती है। कौन से विधेयक? निजी या फिर गैर सरकारी विधेयक। फिर दूसरा तरह का आता है सरकारी विधेयक। ये विधेयक मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं, इसकी सूचना सदन को 7 दिन पहले दी जाती है। ठीक है, अब ये सरकारी विधेयक के भी 2 प्रकार होते हैं, वित्त विधेयक और गैर वित्त विधेयक। बजट व खर्च से संबंधित विधेयक को वित्त या धन विधेयक कहा जाता है। ठीक है, मनी से रिलेटेड जो है। और धन विधेयक को छोड़कर जितने भी सारे हैं उन सभी को क्या कहते हैं? गैर वित्त विधेयक। ठीक है, अब ये जो है गैर वित्त विधेयक, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य या साधारण विधेयक, साधारण। ठीक है, और दूसरा होता है संशोधन विधेयक। इन विधेयकों का संबंध आम जनता और सामान्य विषयों से होता है। और जो संशोधन विधेयक है इनका जो उद्देश्य होता है संविधान में बदलाव करने का होता है। ठीक है, कानून के निर्माण की प्रक्रिया। तो पहले होता है प्रथम वाचन यानी फर्स्ट रीडिंग होती है। साधारण विधेयक को किसी भी सदन में और सदन के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। वह सदस्य खड़ा होकर विधेयक के शीर्षक को पढ़ता है और उसकी मुख्य बातें पर प्रकाश डालता है तथा उसकी आवश्यकता बताता है। इस अवस्था में विधेयक पर कोई वाद विवाद नहीं होता। जो फर्स्ट रीडिंग होती है उसमें कोई भी सदस्य जो है वो खड़ा होकर जो विधेयक का शीर्षक बताता है उसे पढ़ता है और उस टाइम पे है कोई भी वाद विवाद नहीं कर सकता। फिर होता है द्वितीय वाचन यानी सेकंड रीडिंग जब होती है। इस अवस्था में विधेयक के दोष गुणों की चर्चा होती है, बहस या वाद विवाद नहीं होता। अध्यक्ष बिल पर मतदान करवाता है। अगर बिल को बहुमत नहीं मिल पाता तो उसे रद्द कर दिया जाता है। बहुमत मिल जाने पर बिल को किसी समिति को भेज दिया जाता है। ठीक है, तो सेकंड रीडिंग में क्या होता है कि जो विधेयक के दोष गुण हैं, कमी है, अच्छाई है, उस पर चर्चा होती है लेकिन वहाँ पे वाद विवाद नहीं होता। फिर अध्यक्ष क्या है, मतदान करवाता है बिल पे। अगर उसे बहुमत यानी आधे से ज़्यादा लोग उसे सपोर्ट करते हैं तो वो किसी और समिति को भेज दिया जाता है, लेकिन अगर उसे बहुमत नहीं मिलती तो उसी बिल को वहाँ पे रद्द कर दिया जाता है। और जो समिति है वो कौन कौन सी हो सकती है, जैसे प्रवर समिति और संयुक्त समिति। तीसरा है समिति अवस्था। समिति अच्छी तरह से विधेयक पर विचार करती है, उसकी पूरी छानबीन करती है तथा समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करके सदन के पास भेजती है।
फिर होती है रिपोर्ट अवस्था। सदन के रिपोर्ट आने के बाद उसे सदस्यों में बांट दिया जाता है और उस पर विचार करने की तिथि तय की जाती है। इस तिथि पर बिल पूरी तरह से विचार विमर्श किया जाता है। सदस्य भी अपने संशोधन प्रस्ताव रख सकते हैं। वाद विवाद के हर भाग पर मतदान होता है और बहुमत होने की अवस्था में उसे आगे भेज दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोर्ट अवस्था जब आती है तो जो बिल है उसमें विचार विमर्श होता है। ठीक है, यहाँ वाद विवाद होता है और जो भी स्थिति होती है हर स्थिति में यहाँ पे क्या होता है, मतदान होता है और जो बहुमत मिलता है अगर, तो उसे आगे भेज दिया जाता है। फिर होता है तृतीय वाचन। इस अवस्था में बिल की भाषा को अधिक से अधिक स्पष्ट बनाने की कोशिश की जाती है। इस अवस्था में बिल को रद्द करने की संभावना न के बराबर होती है। एक सदन के में पास होने के बाद बिल को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो जब अगर तृतीय वाचन में कोई बिल आ गया तो उसकी जो संभावना है कि वो रद्द हो जाए वो न के बराबर होती है। ठीक है, इसमें जो है भाषा को, जो बिल की भाषा है उसे और स्पष्ट बनाया जाता है और अगर एक सदन उसे पास कर देता है तो फिर उसे दूसरे सदन को भेज दिया जाता है ताकि दूसरे सदन की मंजूरी मिल जाए। छठा है, विधेयक को दूसरे सदन में उन्हीं अवस्थाओं में गुजरना पड़ता है जैसा वो पहले सदन में गुजरी है, उसी तरीके से उसे दूसरे सदन में भी गुजरना पड़ता है। फिर सातवां और इम्पोर्टेंट पॉइंट है राष्ट्रपति की स्वीकृति। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वह बिल को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, परंतु दोबारा संसद को उस पर अपनी मंजूरी देनी पड़ेगी। धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को पहली बार में ही मंजूरी देनी पड़ती है, यानी कि अगर धन विधेयक आता है तो राष्ट्रपति को मंजूरी देनी पड़ती है, ये उसकी मजबूरी है। लेकिन अगर कोई और विधेयक आता है तो राष्ट्रपति जो है पुनः विचार के लिए उसे भेज सकता है। तो ये जो हमने वीडियो बनाई थी राष्ट्रपति वाली, उसमें हमने बताया था कि राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है कि वो कोई भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो वो जो शक्ति है उसका यूज़ यहाँ पे राष्ट्रपति कर सकता है, केवल धन विधेयक को छोड़कर, क्योंकि धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की मंजूरी लेकर ही संसद में पेश किए जाते हैं। ठीक है, तो धन विधेयक के लिए तो राष्ट्रपति पहले ही मंजूरी दे देता है, तो उसे वापस वो मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर था विधायी का वो ख़त्म होता है। ये जो नोट्स है मैं आपको इसका PDF जो है लिंक में दे दूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से आके इजली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको ये PDF समझ आई हो, नोट समझ आए हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।